हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर की दक्षता और ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा की हानि पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर की दक्षता के पहले ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर को वहाँ पर विस्तृत से उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसकी दक्षता क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसमें ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है, उसको आज इस लेक्चर में देखेंगे। उसी के आगे का पार्ट है ये। तो ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, यानी जो एक अच्छा ट्रांसफार्मर होगा वह 100% कार्य करेगा अपना, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% से 98% तक होती है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, किसी न किसी रूप में ऊर्जा की हानि होती रहती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से 100% नहीं होता, व्यवहारिक रूप से 90% से 98% तक ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसको वोल्ट ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता तो बढ़ाता है लेकिन धारा कम हो जाती है। और इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली की धारा प्राथमिक धारा से अधिक होती है। ठीक है, द्वितीयक धारा प्राथमिक से क्या होती है? अधिक होती है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यदि वोल्टता 10% दे रहा है, 10 गुना कर रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यदि वोल्टता को 10 गुना करेगा तो द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में 1/10 रह जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए कि जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यदि उसकी वोल्टता को 10 गुना कर रहा है तो द्वितीयक कुंडली जो है उसमें धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में 1/10 रह जाएगा। ठीक है, तो अ, यह तब संभव होता है जब आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होती रहती है। यदि ऊर्जा की हानि होती है तो धारा का मान 1/10 से कम हो जाएगा। तो इसलिए उसकी दक्षता जो होती है लगभग 98 से 98% तक होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा बटा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। ठीक है, अब द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त हमें द्वितीयक कुंडली से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और प्राथमिक में कितनी ऊर्जा आ रही है। ठीक है, यानी ये निवेशी है और ये निर्गत है। कहने का मतलब तो ये निवेशी शक्ति बटा निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, यानी कितना उसमें ट्रांसफार्मर ऊर्जा आ रही है उसका और कितना ऊर्जा निकल रही, दोनों का अनुपात ही ट्रांसफार्मर की दक्षता गुणे 100। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, ये इसका सूत्र है। अब ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा की हानि। नंबर 1, ताम्रिक हानि। ताम्रिक मतलब कापर, इसको कापर बोलते हैं, कापर हानि। क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर की कुंडलियों से होकर धारा बहती है तो उनके प्रतिरोध के कारण कुछ विद्युत ऊर्जा उसमें बदल जाती है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर की कुंडली, ट्रांसफार्मर में बहुत सारी कुंडली होती हैं, तो उस कुंडली से धारा बहती है तो उनके जो प्रतिरोध होते हैं उन तारों में, उन कुंडलियों में, तो उसके कारण विद्युत ऊर्जा उसमें बदल जाती है। ठीक है, इसी हानि को ताम्रिक हानि कहते हैं। ठीक है, उस तांबे के कारण ऊर्जा की हानि जो होती है उस तार के कारण, उसे ही ताम्रिक हानि कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए कुंडलियों का प्रतिरोध कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अगला है भंवर धारा हानि। भंवर धारा प्रत्यावर्ती धाराओं के कारण जब विद्युत फ्लक्स में आवृत्ति परिवर्तन होता है तो, अब प्रत्यावर्ती धाराओं जब एसी उसमें से आता हो तो उसके कारण विद्युत फ्लक्स, उसमें जो मैग्नेट जो आता है उसमें उसका फ्लक्स जब उसमें आता है तो आवृत्ति परिवर्तन होता है। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? बदल जाएगी। तो क्रोड में भी वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, तो जिससे क्रोड लगे रहते हैं उसमें भी वोल्टेज प्रेरित होने लगता है। इसमें इसके कारण क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो जिसके कारण उसमें क्या होती हैं? भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस भंवर धाराओं के कारण क्रोड में ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती रहती है। तो जब वो भंवर धाराएं उसमें उत्पन्न होती हैं क्रोड में, तो उन्हीं भंवर धाराओं के कारण क्रोड में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें शक्ति क्षय होती रहती है, ऊर्जा की हानि होती रहती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड कच्चे लोहे की पतली रोधित पट्टियों से बनाई जाती है।
यानी उस भंवर धारा की जो हानि होती है उसको कम करने के लिए जो क्रोड होता है वो कच्चे लोहे की पतली रोधित पट्टियां बनाई जाती हैं। इन पट्टियों पर अचालक वार्निश, यानी वो जो तार होता है, ये जो पट्टी लगी रहती है उस पर अचालक वार्निश या किसी ऑक्साइड का लेप किया जाता है उसके ऊपर से, ताकि उसके उसमें ऊर्जा की हानि कम हो, जिससे इनके अत्यधिक प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं का आयाम कम हो जाता है। तो उसमें जो भंवर धाराओं का हलचल होता है वह कम हो जाता है, जिससे उसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। ठीक है। लौह हानि। ट्रांसफार्मर की में भंवर धाराओं के कारण, अब ट्रांसफार्मर के कोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो जिसके कारण जो ऊर्जा क्षय होती है उसे लौह हानि कहते हैं। ठीक है। तो भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा क्षय होती है उसे क्या कहते हैं? लौह हानि कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए ही क्रोड पटलित बनाई जाती है। इसीलिए उस क्रोड को क्या बनाते हैं? पटलित बना देते हैं, ताकि वहाँ पर ऊर्जा की हानि कम हो। शैथिल्य हानि। ठीक है। ट्रांसफार्मर की क्रोड प्रत्यावर्ती धारा के कारण बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित होती रहती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो प्रत्यावर्ती धारा के कारण उसे भंवर धाराएं आती रहती है, हलचल करती रहती है, तो बार बार कभी चुंबकित होगा कभी विचुंबकित होगा। ठीक है। जिससे डोमेन में बार बार घूर्णन से क्रोड गर्म हो जाता है। अब डोमेन जानते हैं आप, पीछे पढ़ाया गया, तो डोमेन की बार बार घूर्णन से वो क्रोड गर्म हो जाता है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को कच्चे लोहे या सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसलिए इस हानि को कम करने के लिए कच्चे लोहे या सिलिकॉन को ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, उसकी पट्टियां लगाई जाती है उसमें। अगला है चुंबकीय क्षरण। अब चुंबकीय क्या है? क्षरण, यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न समस्त चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली में जितना उसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं रहता है। ठीक है। यानी प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा द्वितीय कुंडली से संबंधित नहीं होगा। जो ऊर्जा की तो ऊर्जा की जो हानि होती है उसे चुंबकीय क्षरण कहते हैं। ठीक है। अगर प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वह द्वितीय कुंडली से संबंधित नहीं है तो जो ऊर्जा की हानि होगी उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षरण कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड अधिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ की बनाई जाती है। ठीक है। तो इस हानि को कम करने के लिए, चुंबकीय क्षरण को कम करने के लिए अधिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ का क्रोड बनाया जाता है, जैसे कच्चा लोहा या सिलिकॉन स्टील। ठीक है। अब अगला है वैद्युत संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। ठीक है। अब ये वैद्युत संचरण में ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है? मतलब कि ट्रांसफार्मर विद्युत को संचरित कैसे करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता कैसे है। तो हम जानते हैं पावर हाउस से जो उत्पन्न वैद्युत शक्ति होती है दूर दूर स्थित मकानों तक भेजी जाती है। ठीक है। तो मकानों में प्रायः 220 वोल्ट की ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है। अब ये 220 वोल्ट कहाँ से आती है? पावर हाउस से तार के माध्यम से ट्रांसफार्मर में आती है, तो उसके माध्यम से हमारे घरों तक आती है। तो मकानों में प्रायः 220 वोल्ट की ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है। यदि पावर हाउस से मकान तक तारों द्वारा 220 वोल्ट ही भेजा जाए तो काफ़ी ऊर्जा तारों में व्यय हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है कि यदि मकानों में 220 वोल्ट ऊर्जा हम लाएं और वहाँ से पावर हाउस से यदि हम उस ट्रांसफार्मर में, हमको 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है, वो घर में हमारे ऊर्जा आती है, अगर यही ऊर्जा 220 पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक लाई जाए फिर हमारे मकानों तक लाई जाए तो इतनी कम ऊर्जा लाने में हम काफ़ी ऊर्जा उस तारों में व्यय हो जाएगी। ठीक है। तो हमें ऊर्जा बहुत कम मिलेगी। तो उस ऊर्जा जब ऊर्जा कम मिलेगी तो हमारे जो बल्ब है या जो फैन है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब बहुत चलेंगे नहीं, यानी हमको पावर मिल ही नहीं पाएगा, बहुत कम पावर मिलेगा। तो यहाँ पे माना पावर हाउस में 220 वोल्ट पर 22,000 वाट की वैद्युत शक्ति उत्पन्न की गई है। हम लोग मान लेते हैं कि 220 वोल्ट पर, जो 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट पर 22,000 वाट की वैद्युत शक्ति उत्पन्न की गई है। ठीक है। यदि इसे तारों द्वारा भेजा जाए तो तारों में प्रवाहित धारा 22,000 बटा 200 100 एम्पियर होगी। अब अगर इसको तारों द्वारा भेजा जाएगा तो 100 एम्पियर धारा होगी। इतनी प्रबल धारा
तारों में प्रति सेकंड बहुत उच्च ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसके लिए बहुत मोटे तारों का उपयोग करना होगा, जिसके कारण बहुत खर्च करना पड़ेगा और ऊर्जा की बहुत हानि होगी। यानी अगर हम 220 वोल्ट पर मान लेते हैं कि 220 वोल्ट पर 22,000 वाट की विद्युत शक्ति, अगर उस पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह क्या होती है, तारों के द्वारा अगर भेजी जाएगी तो उसमें 100 एम्पियर आएगा। 100 एम्पियर बहुत ज़्यादा प्रबल धारा हो जाएगी, तो उससे तार बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे। तो जो तार इस समय लगे हुए हैं आने के लिए धारा, तो वो वायर बहुत हीट होने के कारण पिघल जाएंगे और टूट जाएगा। तो उसकी जगह हमें मोटे वायर लगाने पड़ेंगे, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च बैठेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अतः ऊर्जा की हानि तथा धन व्यय को रोकने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर बहुत ऊंचे वोल्टेज पर कर लिया जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, बहुत ऊंचे वोल्टेज पर कर लेते हैं। तब अब ऊंचे वोल्टेज से करने से फ़ायदा क्या होता है हमें ट्रांसफार्मर ऊंचाई को, यहाँ पर देखिए, माना धारा को 1100 वोल्ट कर लिया जाता है। अब धारा को कितना कर लिया गया, 1100 वोल्ट। तब तारों में प्रवाहित धारा 22,000 बटा 1100 में 20 एम्पियर होगी। तब तारों में धारा कितना आएगी, 20 एम्पियर आएगी। यह धारा पतले तारों द्वारा भेजी जा सकती है। तो 20 एम्पियर, अब 100 एम्पियर थी तो 20 एम्पियर हो गया, तो इसको आसानी से हम पतले तारों में भेज सकते हैं। इससे तारों में प्रति सेकंड कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। तब तारों में ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, जिससे कम खर्च तथा कम धन की हानि होगी। तब उसमें धन भी कम खर्च होगा, पतले तारों से आसानी से आ जाएगा और ऊष्मा भी कम खर्च होगी। इसलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा करके उसको उच्च वोल्टता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उच्च विभव पर निम्न धारा भेजकर हम उतनी ही विद्युत शक्ति का संचरण कर सकते हैं। देखिए, अब उच्च विभव पर निम्न धारा भेजकर, अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को, जो एसी उधर से आता है, अगर लो वोल्टेज को हाई करंट देता है। अगर हाई करंट आ रहा है तो उसको लो वोल्टेज बना देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है कि जो हाई वोल्टेज को लो करंट में और लो वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। अगर उससे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको लो वोल्टेज तो हाई करंट, अगर हाई करंट आ रहा है तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो उसको यह ऐसे कन्वर्ट करता रहता है। तो इस प्रकार उच्च विभव पर निम्न धारा भेजकर हम उतनी ही विद्युत शक्ति का संचरण कर सकते हैं जिस स्थान पर 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई करनी है। वहां अपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टेज को पुनः 220 पर कर लेते हैं। ठीक है, अब अपचाई ट्रांसफार्मर इधर लगा करके यहाँ से हम लोग उसको 220 वोल्ट पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इस कार्य के लिए धारा का प्रत्यावर्ती होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज की को ही ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च अथवा निम्न किया जा सकता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी डीसी जो धारा होती है उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह बहुत दूर तक ले जाएंगे, तो जो डीसी करंट होता है वह जाते जाते उसकी क्षति हो जाएगी, वो पूरी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एसी धारा जो होती है वह आसानी से उसको हम लोग ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च से निम्न कर लेते हैं, यानी उच्च विभव से निम्न धारा तक उसको हम आसानी से प्रवाहित कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का आज जो इसकी दक्षता थी और ट्रांसफार्मर की उपयोगिता थी, ये ट्रांसफार्मर की उपयोगिता थी, कैसे उसका उपयोगिता करते हैं, धारा कैसे उसमें संचरण होती है ट्रांसफार्मर में, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद।